हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग टेट के पेपर सॉल्व कर रहे थे 2019 के, जिसमें 10 क्वेश्चन हुए थे। आज उसका सेकंड पार्ट है, ध्यान देंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ देख सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूं कि हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पेपर के अकॉर्डिंग 94 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या था और क्या कह रहा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने जो लासा मासा चैप्टर पढ़ाया है, आप हमारे ही वीडियोस में जाएंगे तो आपको एक लासा मासापा का भी चैप्टर मिलेगा। उसमें बहुत आसान मेथड से समझाया गया, पूरा लासा मासा आपको मिलेगा। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं, इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत आसान सा तरीका है कि जब दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हो तो देखिए एक रिलेशन होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है लासा और गुणे मासा के। ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अगर लासा मासा दिया हो तो उनके लासा का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसा कि पता है आपको, लासा कितना दिया है 432 और मासा कितना दिया है 6। 432 लासा दिया है और मासा कितना दिया है 6 दिया है। एक संख्या की कितनी दी हुई है, एक संख्या दी है 48, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यही पर दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस क्या करना है, x बराबर पता करना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 2 4 गुणे 6 अपान कितना हो जाएगा 48, 6 8 48, 8 बट और 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 और यहाँ 3 बचा, 8 चौको 32। x बराबर कितना आ गया 54। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 54। तो एक संख्या आपकी हो गई 48 और दूसरी संख्या हो गई आपकी 54, मतलब 54। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर में पेपर पे कुछ अलग तरीके से चल रहे होंगे क्योंकि वो पेपर की ही कटिंग है, वो पेपर की ही पूरी कटिंग निकाली गई है। आप क्वेश्चन पेपर में भी जाएंगे तो आपको नंबर सीरीज उस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, ये सेट बी का है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सेट बी से लिया गया है, सेट बी का है। ठीक है, तो उसकी नंबरिंग भी लिखी हुई है। बाकी हम अपने हिसाब से, जो हमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करने तो उस हिसाब से एक नंबरिंग हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 या 101 क्या रहा है कि अगर एक कमरे की लंबाई 10% घटा दी जाए, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तथा ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया जाए तो कमरे का आयतन कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। अच्छा ध्यान समझेंगे, आयतन जब सब कुछ परसेंटेज में हो रहा है तो आयतन पहले कुछ ना कुछ तो उसका रहा होगा और प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है। भाई आयतन में तीन डायमेंशन की जरूरत होती है। आयतन के लिए हमेशा वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन में वर्क करता है। आयतन उन्हीं चीजों में पाया जाता है जो 3 डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में होने का मतलब, अब हमें एक आयताकार कमरे की बात की गई है तो कमरे का आयतन, अच्छा यहां सब प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम एक दिमाग में सोचेंगे प्रतिशत में कुल कितना मान सकते हैं। 100% कुल होता है, प्रतिशत में 100% कुल होता है। तो हमने ये सोचा कि पहले आयतन कितना रहा होगा, आयतन कितना रहा होगा 100 रहा होगा। आयतन कितना रहा होगा 100 रहा होगा। अच्छा ये बताइए, अब आयतन अगर 100 रहा होगा तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान से समझेंगे, आयतन हमने माना है, ये हमारा मानी हुई बात है, माना है। ठीक है, तो ये हमने माना है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल मिला के 100% है। तो हम अगर पर्टिकुलर सब में जैसा सवाल कह रहा है, अगर हम वैसे उसमें वृद्धि कर दें या उसमें कमी कर दें तो एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे क्लियर करेंगे। भाई हमारा 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100। अब 100 में पहले लंबाई,
ठीक है। तो लंबाई में क्या हुई है? कमी। ये 100 अपने आप में कंप्लीट है। अब इसी 100 में ही तो कम होंगे, ये पहले आयतन था तो इसी आयतन में ही तो वो कमियां निकल के आएंगी, ठीक है। तो पहले लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। अच्छा, क्या हो रहा है? 10% की लंबाई में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो हमने अभी कल की वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो थी, उसमें बताया था कि जब भी प्रतिशत में कमी या ज्यादा बताना हो तो हम उतना निकाल के कम ना करके 100 में ही उतना हम क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो हमें लंबाई में कितना कम करना है? अब ये तो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। अभी ये लास्ट में घटकर कितना बचेगा ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो 100 था, 100 पे पहले लंबाई में कितना कम हुआ? 10%। तो 10% कम हुआ तो कितना बचा होगा? वो 90%। लंबाई कितना बचा होगा? 90%। अच्छा, चौड़ाई में कितनी कमी हुई? 20%। तो कितना बचा होगा? 80%। अच्छा, फिर आप देखिए कि ऊंचाई में 5% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया होगा? 105। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई में क्या हुआ? 10% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में 5% की वृद्धि। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 100 हो जाएगा, ये 90/100 हो जाएगा, ये 80/100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाता है, अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए, एक 100 यहाँ कट गया, एक 0 और एक 0 कट गए। हमारे ऊपर कितने बच्चे उसको ध्यान देंगे तो 9 × 8 × 105 अपॉन नीचे कितना बचा? 100। हम एक काम करते हैं, कट करेंगे तो थोड़ा और पजल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, भाई देखिए नीचे 100 है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितना मल्टीप्लाई आएगा उसके ऊपर पीछे से क्या लगा देंगे? 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 9 8 72, 72 को 105 से गुणा कर लेते हैं। 105 से 72 को, या 72 को 105 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 7 पच्चे 35 और 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 0 6, ये हो जाएगा 3 2 5 और ये हो गया सॉरी 7 एकम, ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7। तो अच्छा, गुणा कितना आ गया भैया आपका? 75.60। 75.60 क्यों? 75/60 बटे 100। तो यहां से कितना आ गया? 75.60। अच्छा देखिए, पहले था कितना? ये देखिए यहां पे मैंने लिखा पहले था कितना? 100। अब बचा कितना? 75.60। तो 100 अपने आप में तो परसेंट में एकदम कंप्लीट, हमने इसलिए 100 माना था क्योंकि वो अपना कुल कम परसेंट रहे। तो परसेंटेज में कितनी कमी आई? जहां 100 था वहां कितना हो गया? 75.60। तो अगर आप घटा के देखेंगे 100 में से 75.60 तो आपका आंसर आ जाएगा 24.40। ये आपका आंसर आ गया। इतने परसेंट की क्या आ गई? कमी आ गई, ठीक है। तो आप अगर स्पीड के साथ लगाएंगे तो बहुत जल्दी से सवाल लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 या 101 का आंसर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्सों की संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे, एक हमारे पास ऐसे वर्गाकार कमरा है, सॉरी वर्गाकार कह सकते हैं या आयताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी चौड़ाई कुछ और है। इसमें वर्गाकार एकदम स्क्वायर वाले टाइल्स लगाने, टाइल्स लगभग स्क्वायर ही आते हैं, तो वो टाइल्स लगने हैं। तो एक न्यूनतम साइज हो, क्योंकि ऐसा बनाना है, वो टाइल्स की साइज भी हमें खुद क्लियर करनी है कि वो साइज का टाइल्स क्या होगा। कटिंग नहीं सोचना है यहाँ पे, क्योंकि घर में लगाना नहीं है हमें। तो यहाँ पे वो पहले हमें उस टाइल्स की साइज क्लियर करनी पड़ेगी, किस साइज का टाइल्स लगेगा और उस साइज के अकॉर्डिंग कुल कितने टाइल्स लगेंगे इसमें पता करना है। तो अच्छा, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है भैया? इसकी लंबाई दी है आपकी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ये 9 मीटर और आपकी 2 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत ध्यान से समझेंगे। ऐसे सवाल कई बार आते हैं कि किसी मैदान में स्क्वायर पत्थर लगाने हैं, कमरे में अधिकतर करके टाइल्स लगाने वाला जाता आता है। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इस सवाल में आए तो इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो उस टाइल्स का माप क्या होगा, पहली बात, और दूसरी बात कुल कितने टाइल्स लगेंगे ये। तो हमें दोनों यहां निकालने हैं, दोनों हमें निकालने पड़ेंगे, तो दोनों समझ में आ जाएगी। जब भी इस टाइप का सवाल आए और उसकी लंबाई और चौड़ाई जहां पे लगना है उसकी लंबाई चौड़ाई दी हो, तो आपने दिमाग में याद रखना है कि उस टाइल्स का माप कैसे निकलेगा। जो टाइल्स का माप होता है
टाइल्स का माप होता है, टाइल्स का माप वो लंबाई कामा चौड़ाई के मासा के बराबर होता है, लंबाई और चौड़ाई के मासा के बराबर होता है। ध्यान रहे कि जब भी हम कभी भी किसी कमरे में टाइल्स, अगर वर्गाकार टाइल्स लगानी हो, कमरे की लंबाई चौड़ाई हमें पता हो, तो हम अगर उसका मासा, लंबाई और चौड़ाई का मासा निकाल लेंगे तो हमें उस टाइल्स का माप पता चल जाएगा कि वो टाइल्स कुल कितने, किस साइज का है, कितने बाई कितने का है। और जबकि वर्गाकार टाइल्स हमें लगाने हैं, ठीक है, तो हमें कैसे अच्छा लंबाई, अब ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये मीटर से ये बड़ा कैलकुलेटिंग है, तो हम एक कम एक नॉर्मल वैल्यू में लेते हैं। अगर आप पर सिंपल एक डिजिट दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे? देखिए लंबाई में 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये 1500 सेंटीमीटर और प्लस 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना हो गया? 1517 सेंटीमीटर। समझ? 1517 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर ये था और 17 सेंटीमीटर ये, तो टोटल 1517। ये 900 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। कुल कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 902 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई हो गई, चौड़ाई। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे? मासा। देखिए मासा कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। 902 से बड़ी वाली गिनती को छोटी वाली गिनती से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। देखिए 1 टाइम्स जाएगा 902, यहाँ 5 बचे, यहाँ 1 बचा और यहाँ 6 बचा। फिर मैं यहाँ जो बचता है उससे, जिससे पहले भाग दिए थे उसको भाग देंगे, ठीक है। फिर 1 टाइम्स गया तो ये हो जाएगा आपका 615। फिर मेरा कितना बचा? 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचा आपका 8, 287, ठीक है। अब हम यहाँ पे 287 किससे भाग देंगे? 615 से। फिर भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 2 टाइम्स जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आवा 1 और 7 2 7 14 4 हासिल आया 1 और 2 8 16 17 के 7 हासिल आया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 11 में 7 गई 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं। अब 41 को भाग करेंगे इससे 287 से। देखिए कट जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 चौक 28, पूरा कट गया। तो इसका मतलब मासा कितना आ गया आपका? 41। मासा कितना आ गया? 41। जब मासा 41 आ गया तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि जो टाइल्स की माप होगी वो 41 बाई 41 की होगी। 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। तो 41 बाई 41 अभी सेंटीमीटर में है, तो 41 बाई 41 सेंटीमीटर का वो क्या हो जाएगा? टाइल्स की माप हो जाएगी। अच्छा कमरे में कितनी टाइल्स लगेंगी? तो कुल टाइल्स की संख्या बराबर कुल टाइल्स बराबर कैसे पता करेंगे? पहली बात तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, कमरे का क्षेत्रफल। और फिर एक टाइल्स का साइज क्या है? वो 41 बाई टाइल्स की क्या हो जाएगी? टाइल्स की साइज। समझ रहे हैं? यही सिंपल तरीका होता है। घर में टाइल्स लगती है तो हम लोग देखते हैं, जो बनाने वाला आता है वो पहले कमरे का टाइल्स, उसे पता होता है कि एक टाइल्स कितने बाई कितने का होता है। फिर कमरे का क्षेत्रफल नाप लेता है और फिर उससे भाग कर देता है, क्लियर बता देता है इतना टाइल्स लगेगा। तो वही सेम है, हमने कमरे का लंबाई गुणे चौड़ाई कितना था? 1517 गुणे 1902। अच्छा ये मैंने इसलिए लिख लिया है, पहले जो दिया ये सेंटीमीटर में, जबकि हमें ये चीजें किसमें मिली है? सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो। और साइज क्या है टाइल्स का? 41 बाई 41 का। देखिए हम क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। तो 41 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अब 41 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा, तो 41 तियां जाएगा, 41 तियां। थोड़ा अलग कट करके देखते हैं। 41 तियां जाएगा 1517 से 41 से भाग देंगे तो 41 तियां 3 एकम 3, 3 चौको 12, यहाँ बचा आपका 8 और इधर बचा आपका 2 7 और 7 जाएगा तो यहाँ कट के आ गया 37। और फिर 41 से इसको काट दें तो 902 को जब 41 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 एकम 41 दूना 82, यहाँ 8 बचा और 41 दूना 82, तो 41 से कट गया 22। तो यहाँ आ गया 37 गुणे 22। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? गुणा करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 814।
ये हमारे 814 पीस, मतलब कितने टाइल्स लगेंगे? 814 पीस टाइल्स लगेंगे। ठीक है, अब आप इस चीज को कितने शॉर्ट तरीके, अब इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बस फर्क ये है कि सवाल एकदम सिंपल है। आपकी टीटी पेपर की टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इसको बहुत जल्दी लगाया जा सकता है। आप चाहेंगे तो क्या नाम है 15 से 20 सेकंड के अंदर आप मासा निकाल सकते हैं और फट से इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम देखिए, क्वेश्चन का ऐसा भी होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी से लग जाता है, तो जो टाइमिंग है उसी हिसाब से हम अपने पेपर की टाइमिंग भी सेट करते हैं। ठीक है, तो बस इधर सिंपल, इससे कोई आसान तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 103 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक गुणनफल कह रहा है, लिखा है कि 2135 के पावर 167 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से समझेंगे। वैसे इकाई अंक यूनिट डिजिट का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहां से पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट के सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा इकाई अंक पता करना है। अब इसको इतने टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना फिर पता करना, तो उसके लिए आसान तरीका तो होगा ही होगा, इसलिए हर बुक्स में दिया है। ध्यान देंगे, मैं एक बार क्लियर करूं कि यहां पे हमें क्या पता करना है, 3 के पावर। तो देखिए यूनिट अंक अगर हमें पता करना है तो हमें लेना भी क्या होगा, यूनिट नंबर। मतलब जब हमें यूनिट नंबर पता करना है तो हम यूनिट के पावर मतलब 3 के पावर ही 167 पता करेंगे, क्योंकि इकाई अंक पे यही आएगा, 3 के पावर 167 यही आएगा। ठीक है, तो अगर हमें यह पता चल जाएगा तो यहां पे हम पता करेंगे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा। ठीक, तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना कि अगर इकाई अंक पर 0 होता, 1 होता, 6 होता या 5 होता, इकाई अंक पर अगर 0, 1, 6, 5 हो तो यूनिट नंबर या इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, पावर कुछ भी लिखा हो। अगर इकाई अंक पर 0, 1, 6, 5 हो तो इकाई अंक क्या होता है, यही सेम वही गिनती हो जाती है, वही गिनती हो जाती है, चाहे पावर पे कुछ भी कितने भी बड़ी गिनती लिखी या कितनी छोटी भी गिनती लिखी हो। ठीक हो, अच्छा बाकी के लिए गिनतियों के लिए अब जो बाकी बचे उनके लिए क्या है, ध्यान देंगे कि हम उस जो यूनिट नंबर है उसके ऊपर वही पूरा घात लिख लिए। ध्यान देंगे हमें इसको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, इसको हमें 4 से भाग करना है। ध्यान देंगे, एक बात बताऊं, ये लिखा है 3 अंक का, हो सकता है ये 4 अंक का होता, हो सकता है ये 5 अंक का होता। ठीक है, किसी भी नंबर्स का हो सकता। तो जब 4 से भाग करना हो तो आप ध्यान रखेंगे कितना भी बड़ा हो, हम केवल लास्ट के 2 नंबर को केवल भाग करेंगे। मतलब हम केवल 67 को क्या कर लेंगे, 4 से भाग, कितना भी बड़ा हो लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम 4 से भाग करेंगे तो यहां पे आप देखिए 6 कम 6 और ये सॉरी 4 एक कम 4 और यहां बचा 2, 4 6 को 24, यहां बचा 3, तो कितना बच गया, 3। अब ये नहीं कटना। ध्यान देंगे इकाई अंक पता करने के लिए क्या करना है कि इकाई अंक पर जो भी पावर हो उसको लगा देंगे, फिर पावर को किससे भाग करना या घात को किससे भाग करना है, 4 से। अगर 2 अंक होता तो भी 4 से भाग करते हैं, लेकिन अगर 2 अंक से ज्यादा हो तो आखिरी के 2 अंक को क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे और जो शेष बचता है उसे 3 के ऊपर क्या रख देंगे, घात के रूप में। तो हम यहां पे शेष कितना बचा, 3, तो 3 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, 3 के ऊपर क्या लिख दिया, 3। अब हम इसी को इतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बार। तो 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक का 27, तो इकाई अंक पे कितना आ जाएगा, 7। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और आप यूनिट हमारा जो है एक जो मैंने पढ़ाया है एक पूरा सेशन, उसमें जाकर के आप यूनिट नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 7। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 14 की तरफ, 104। क्वेश्चन नंबर 14 104 की तरफ चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है।
तो मूल भिन्न क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या निकालना है? मूल भिन्न निकालना है। क्या निकालना है? मूल भिन्न निकालना है। तो किसी भी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें, अंश को क्या बढ़ा दें? 20%, और हर को क्या बढ़ा दें? हर को कितना बढ़ा दें? 25%। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा भी आ सकता है घटा दें? जी, दोनों बढ़ने वाला इसमें दिया है, हो सकता है दोनों का घटाने वाला कंडीशन होता, या एक को बढ़ा रहे होते एक को घटा रहे होते। तो ये सारे टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, अगर हमें मूल भिन्न पता करना है, अगर मूल भिन्न पता करना है तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बहुत आसान सवाल है। भिन्न, मूल भिन्न कैसे पता करेंगे? जो हमें भिन्न दिया होगा उसको लिख लेंगे 3/5, 3/5। अब हमें कह रहा होगा कि अंश में बढ़ाओ या घटाओ, और फिर हर में घटाओ या बढ़ाओ। तो हम क्या करेंगे? अच्छा देखिए, बढ़ाने घटा, देखिए प्रतिशत बढ़ाना है तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि प्रतिशत जब बढ़ाने की बात कहा था तो हम क्या करते थे? 100 में प्लस करके बढ़ा देते थे। मतलब अगर 10% बढ़ाना हो तो सीधे क्या लिख देते थे? 110%, या फिर 20% बढ़ाना हो तो क्या लिख देते? 120%। अगर घटाना होता तो 100 में वैसे 90%। ठीक है, तो अच्छा यहां पे ये बात, अच्छा अगर मूल भिन्न पता करना है और हमें बढ़ाने या घटाने के बाद एक भिन्न मिल रहा है तो उसके सहायता से हम मूल भिन्न कैसे पता करेंगे? देखिएगा, जो अंश में करने को कहे उसको हम हर में कर लेंगे, और जो हर में करने को कहे उसे अंश में कर लेंगे। ठीक है, तो आप सवाल में देखिए, उसने कहा है अंश में 20% बढ़ोतरी। तो जब अंश में 20% बढ़ोतरी कहा तो हम वो बढ़ोतरी किस में कर लेंगे? हर में। ध्यान समझिए, अंश की बढ़ोतरी या घटत को हर में करेंगे, अंश वाले को हर में करेंगे, और हर वाले को अंश में करेंगे। तो देखिए, हमें सवाल में कहा अंश में 20% बढ़ा दो तो मैंने हर में 20% बढ़ा दिया। अच्छा, हर में कह रहा है 25% बढ़ा दो तो मैंने हर वाले को अंश में बढ़ा दिया 125%। अब देखिए परसेंट कट जाएगा आपका, 3/5 गुणे 125/120 हुआ। अब आप देखिए काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 40। देखिए 25/40 बचा पूरा। हम 5 से काटेंगे, 25 और 5 8 40, तो यहां ऊपर 5 बचा, नीचे कितना बचा? 8 हो। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ध्यान देंगे, इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से बहुत बारीकी समझेंगे। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर इसको दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल नंबर 15 या 105, क्वेश्चन नंबर 15 या 105 पे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 या 105 क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 8 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या है। अब देखिए, आपके पास 8 से विभाज्य होने वाली संख्या पता करनी है। विभाज्यता का नियम कहता क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से अगर हम समझेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि 8 से कटने का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए 2 से कटने का नियम, थोड़ा ध्यान देंगे, 2 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम और 8 से कटने का नियम। ध्यान से समझेंगे। अंतिम अंक 2 से कटे, ध्यान समझिएगा। अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो समझो वो पूरी की पूरी गिनती किससे कटने वाली है? 2 से कटने वाली है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटे, ध्यान समझेंगे, अंत के 2 अंक 4 से कटें तो इसका मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगी। मतलब आखिरी के 2 नंबर आप ले लीजिए, और अगर वो 4 से कट रहा है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, फिर अंतिम के वही सेम सिमिलर चलेंगे। अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाएं, 8 से कट जाएं। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाए तो समझ जाइएगा वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास चारों ऑप्शंस में नंबर दिए हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन जैसे लिखा मैंने, लिखा है क्वेश्चन 5 to 0, मैंने लास्ट की 3 नंबर ले लिए। देखिए क्या ये 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। 8 त्रिक 24, 0 कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी की पूरी कटेगी। ठीक है,
एक और सवाल 5220, ये संख्या 3 नंबर लिया, 8 से कटेगा? नहीं कटेगा सर, 8 से ये नहीं कटेगा, तो मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। इसी तरह आप बाकी के दोनों खुद से चेक करेंगे और आप हमें बताएंगे कि कौन सी संख्या कटी या नहीं कटी। फिर भी आपको मैं आंसर के थ्रू बता दूं कि इसमें पहला और तीसरा संख्या कट रहा है। पहला और तीसरा संख्या 8 से कटेगा, बाकी के जो दूसरे और चौथे हैं वो 8 से नहीं कटेंगे। फिर भी आप खुद से कट करके देखेंगे और इस कटने के नियम को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ध्यान देंगे, हम पहले ये जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब हमने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस होता था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसके दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के योगफल वर्ग के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस नियम कहता था कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये होता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो पाइथागोरस त्रिक यहीं से बनता है कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या दी हो, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है 4 3 5, ध्यान देंगे, तो कह रहा है जो दो छोटी हैं उनका वर्ग करिए और उनको जोड़िए, तो देखिए क्या जो बची हुई बड़ी संख्या है क्या उसके वर्ग के बराबर है। तो हमने देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 16 9 कितने हो गए? 25। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। मतलब दो छोटी गिनतियों के वर्गों का योग बड़ी गिनती के वर्ग के बराबर है। मतलब जो ये संख्या, जो ऐसे नंबर्स का जो सेट होता है, ऐसे 3 नंबरों का सेट जो होता है, उसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। मतलब इसमें जो चारों ऑप्शन में जो 3-3 के सेट दिए गए हैं, उस सेट में इस बात को क्लियर करना है कि कौन सा इस ट्रिपलेट के नियम का पालन करता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, और सवाल में कहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें सबसे छोटी संख्या है कौन सी? 6, लेकिन सबसे छोटी संख्या चाहिए कौन मुझे? 8। तो मतलब पहला ऑप्शन तो होने वाला ही नहीं है। अब बाकी के 3 ऑप्शंस चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे? या तो बहुत से लोगों को ट्रिपलेट धीरे धीरे याद हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो उसमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमसे जैसे सवाल में लिखा कि 8 9 और 10 ट्रिपलेट हैं, तो 8 का 64, 9 9 81, 10 10 100, क्या छोटी दोनों का योग 100 के बराबर है? नहीं है। देखिए 8 का कितना होता है स्क्वायर? 64, 9 का स्क्वायर 81, और क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 10 का स्क्वायर मतलब 100 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 15 और 17। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ध्यान रखेंगे, सॉरी 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अच्छा, तो और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 28। तो क्या इनको जोड़ने पर इतना आ रहा है? 5 4 9, 6 2 8 और 2, देखिए सेम आ रहा है। इसका मतलब जो ये वाला सेट है वो ट्रिपलेट है। तो कंफर्म हो गया ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब चौथा वाला भी नहीं होगा, बट आप एक बार इसको चेक करिएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 8 15 और 17 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि दी गई संख्या 9 से कट जाए। मतलब 417Z8, ठीक है, 417Z8, ये 9 से क्या हो रहा है? 9 से विभाज्य। अब देखिए 9 से कटने का नियम क्या होता है? 9 से कट जाए, ध्यान देंगे, 9 से कटने का नियम क्या होता है?
9 से कटने का नियम ये होता है, 9 से और 3 से कटने का नियम, अगर संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और वो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से या 9 से कट जाए तो जो 3 से कट रहा होगा वो 3 से कट जाएगी, और अगर 9 से कट रहा होगा तो वो 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इनका योग क्या 9 से कट जाएगा, और उसी हिसाब से हम z की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख करके भी चेक कर लेंगे। तो देखिए 4 + 1 + 7 + 8 + z, तो ये कितने हो जाएगा, 4 1 5 7 5 12 12 और 8 20 20 + z। अब आप हमें बताइए हम z के जगह पे कौन सी गिनती रख दें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 3 9 के पहाड़े में आ जाए। तो ऑप्शन में हमें 3 दिया है, तो 3 रखेंगे 23 हो जाएगा, 9 के पहाड़े में आएगा ही नहीं। 7 रख देंगे तो 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, मतलब z + 7 हो जाएगा, मतलब 27, मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो ऑप्शन से क्लियर हो गया, आंसर यही होगा। बाकी दो भी चेक कर लें, 6 रखेंगे 26, वो भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, और 9 रखेंगे 29, वो भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो इसका मतलब z मतलब 7 इसका आंसर हो जाएगा, z = 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, 108 पर। क्वेश्चन नंबर 18 108 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 2160 बराबर 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर a इंटू 2 के पावर b 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c ये हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 के पावर, तो 2 के पावर 3 के पावर a इंटू 2 के पावर -b इंटू 5 के पावर -c की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि 2160 के बराबर इतना है। अब ये चीज क्या लिखी हुई है सर, इसके कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जब हम इसको फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो हमें कुछ 2 मिलेंगे, कुछ 3 मिलेंगे, कुछ 5 मिलेंगे, तो हम उसी हिसाब से वैल्यू सेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसान सा सवाल है। 216 को हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। पहले किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 उतर गया। ठीक है, जब एक गिनती के बाद एक गिनती पूरी कट जाए, उसके बाद डबल गिनती कटे, तो हमेशा बीच में आप 0 रख लीजिएगा। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0। फिर हम 2 से काटेंगे तो 270, फिर हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 135, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो देखिए क्या आ गया, 216 बराबर आ गया 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। तो क्लियर हो गया, सेम वही कहा। तो इसका मतलब a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 1 दिया हो गया। क्लियर हो गया, यहां से इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, 3 के पावर a, 3 के पावर a। अच्छा, ये -b और -c लिखा है, तो माइनस का मतलब होता है कि उसको नीचे लेके चले जाइए बटे में, तो प्लस में हो जाएगा। मतलब अगर हमें लिखा हो कि 3 के पावर इंटू 2 के पावर -b इंटू 5 के पावर -c, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि 3 के पावर a बटा 2 के पावर b इंटू 5 के पावर c। देखिए ऊपर था तो माइनस में था, जब नीचे ले आए तो वो प्लस में हो गया। ठीक, अब हम a और सबकी वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के पावर 4 अपान 2 के पावर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 3 इंटू 5 के पावर 1। तो देखिए 3 के पावर 4, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो 3 को जब 4 बार लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, 81 बटे 2 के पावर 8 इंटू 5 बराबर 81 अपान 40। ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन में है देखिए 81 अपान 40। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ठीक है, सिंपल, खाली फैक्टर करना था, ABC क्लियर किया और सारी वैल्यू यहां पे हमने
पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 109 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 109 है, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, खाली ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है हर नंबर के आगे यहां पे x की वैल्यू पता करनी है। देखिए हर नंबर के हिसाब से उसकी एक सेटिंग बनी हुई है। देखिए 2 के सामने 8 लिखा है तो 2 का क्यूब 8 लिखा हुआ होगा। ठीक है, 3 के सामने 27 लिखा है तो 3 के घाते 3 बराबर 27 का मतलब 2 को 3 बार लिखोगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार लिखोगे तो 27 होगा, 4 को 3 बार लिखोगे, सबके घाते 3 करने पर क्या आ जा रहा है, उसके सामने वाली गिनती आ जा रही है। ध्यान से समझेंगे। तो कह रहा है अगर 2 के घाते 3 किया तो 8 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के घाते 3 किया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 के घाते 4 चौक 16 चौको 64। तो ऐसे 1 के घाते 3 करने पे कितना, तो 1 के घात कुछ भी करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 110 क्वेश्चन नंबर, पेपर के अकॉर्डिंग 110 और हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, आयत चित्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता द्वारा, या से कम संचयी बारंबारता द्वारा, या आवृत्ति बहुभुज द्वारा। ठीक है, तो जो बंटन का बहुलक होता है उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं यहां पे आपको इतना बता दूं कि बंटन का जो बहुलक होता है वो हम जब एक आयताकार चित्र बनाते हैं, एक आयत चित्र बनाते हैं, आयताकार चित्र बनाएंगे और उस आयताकार चित्र में हम बंटन का बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें आयताकार चित्रण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका तीसरा पार्ट 10 क्वेश्चन का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो आप हमें बताएंगे, हम उसका अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।